नमस्कार, सुख श्रेष्ठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितु। सर्वप्रथम आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके घरों को धन्य धान्य से हमेशा परिपूर्ण रखे। तो फ्रेंड्स, 2 दिनों से हमारी जो क्लासेज हो रही थी वो मॉडर्न हिस्ट्री की थी, लेकिन आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है RO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। आप सभी जानते हैं कि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, 2 चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। उसमें एक है उस एग्ज़ाम के सिलेबस की आपको सही जानकारी होनी चाहिए, और दूसरी बात होती है उसके विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उस पर जो है आपकी सही पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि विगत वर्षों के प्रश्न से आपको आइडिया चलता है कि किस तरह के सवाल जो हैं पिछले वर्षों में इस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रहता है कि अच्छा ऐसे पॉइंट पूछे जा सकते हैं या ऐसे पॉइंट जो है पूछे गए हैं। तो जब भी आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो किस तरह के जो पॉइंट हैं हमें नोट डाउन करना चाहिए, अंडरलाइन करना चाहिए, ये बातें ध्यान में रहती है। जबकि सिलेबस से भी हमें ये पता चलता है कि हमें पढ़ना क्या है। तो आपने अभी तक सिलेबस के बारे में अच्छे से जान लिया होगा, क्योंकि सिलेबस को अच्छे से जानने के बाद ही आप सभी ने इस जो है एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की होगी। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे 2021 में हिस्ट्री से जो प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री से जो है किसी भी खासकर PCS और इसके लेवल के एग्ज़ामों में जो है सवालों की संख्या ज़्यादा होती है। तो लगभग 18 से 20 सवाल पूछे गए थे 2021 में हिस्ट्री से, जिसमें 1-2 सवाल ऐसे थे जिसमें विभाग की तरफ से जो आंसर माना गया था कुछ अलग माना गया था, इसलिए उन सवालों में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए मैं पहले ही उन्हें हटा दी हूँ। तो लगभग 18 से 19 सवाल आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह के सवाल जो हैं पूछे गए हैं। अधिकांशतः जो सवाल हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से हैं, कुछ सवाल एंशिएंट और मिडाइवल से भी हैं। तो देखते हैं हम किस तरह के सवाल जो हैं आपसे पूछे गए हैं। तो RO के अंतर्गत विगत वर्षों यानी कि 2021 में इतिहास के जो प्रश्न पूछे गए हैं हम आज उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पे जो सवाल है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। याद रखिएगा, कभी भी आप सवाल कोई भी सॉल्व करें सबसे पहले इस बात को ध्यान रखें कि सवाल में पूछा क्या गया है। नहीं, सत्य, असत्य, क्या, कैसे, जो भी हो उस बात को आप पहले अंडरलाइन कर लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आते हुए सवाल सिर्फ ध्यान से न पढ़ने की वजह से हम गलत करके आ जाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियों से हमेशा बचे, क्योंकि यही छोटी छोटी मिस्टेक जो है हमें 1-2 मार्क्स से जो है एग्जाम से बाहर कर देती हैं। तो यहाँ पूछा गया है नहीं। अब हम ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ते हैं। तो एक तरफ विदेशी यात्रियों का नाम दिया गया है और एक तरफ उनके भारत आने का वर्ष दिया गया हो, यानी वो भारत भ्रमण के लिए जिस वर्ष आए उनका दिया हुआ है ईयर। फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग और अल-मसूदी। अगर इधर मैं देखूं तो 399 से 414 ईस्वी, 629 से 645 ईस्वी, 679 से 695 ईस्वी और 957 ईस्वी। अब एक कौन सा गलत है? तो ऐसे सवालों में पहले तो हम देखते हैं फाहियान कब आया, किसके दरबार में आया, फिर हम बाकी चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। तो ये 3 याद रखिए, ये तीनों ही फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग जो हैं ये तीनों चीनी यात्री हैं। ये चीन से भारत में आए थे। और जबकि अल-मसूदी जो है अरब से है, अरब यात्री है, और ये आया था कहाँ से? अगर एग्जैक्ट कहा जाए तो बगदाद से। तो फाहियान जो ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन, और ये होता है याद करने का, ह्वेनसांग हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन किस वंश के था? तो वर्धन राजवंश या पुष्यभूति वंश से संबंध था हर्षवर्धन का। फाहियान आया था चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे कि हम विक्रमादित्य के भी नाम से जानते हैं उसके, क्योंकि जो मेगस्थनीज था वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य जिसका संबंध गुप्त वंश से है उसमें आया था फाहियान। और इत्सिंग भी आया था, याद रखिएगा, फाहियान के ही चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में। ह्वेनसांग की रचना जो है, जो काफी फेमस है, वो है सी यू की। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम देख लेते हैं। तो सी यू की रचना है, और अगर फाहियान की रचना कही जाए तो याद रखिएगा फो कुओं की, फो कुओं की जो है फाहियान की रचना है। हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था वो वाणभट्ट था, लेकिन ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, यात्रियों का राजकुमार, या फिर एक और उपनाम से जाना जाता है वर्तमान का शाक्य मुनि। क्योंकि यह आया था बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने, और ये 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहा था। ये बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने आया था, बौद्ध भिक्षु था ह्वेनसांग। इत्सिंग आया चंद्रगुप्त मौर्य। तो फाहियान आया था 399 से 1404, क्योंकि इस समय गुप्तों का समय था, बिल्कुल सही। ह्वेनसांग भी हर्षवर्धन के समय बिल्कुल सही है। इत्सिंग भी इसी समय आया, इस काल में आया था। याद रखिए अल मसूदी का ये गलत है, क्योंकि अल मसूदी की अगर मैं बात करूं तो इसकी मृत्यु जो हो गई थी वो हो गई थी 956, यानी 956 ईस्वी में जो है इसकी मृत्यु ही हो गई थी। तो ये फिर कैसे आएगा? तो ये आया था 915-16 के बीच जो है ये भारत में आया था। लेकिन किसी किसी बुक में अगर मैं बात करूं तो ये ईयर्स जो दिया होता है अलग भी दिया होता है, लेकिन 915 से 16 के बीच जो है अल मसूदी भारत में। और ये किसके समय आया था? तो याद रखिएगा अल मसूदी आया था महिपाल के समय, महिपाल प्रथम, महिपाल प्रथम। और महिपाल प्रथम का संबंध किससे है? तो गुर्जर प्रतिहार वंश से। गुर्जर प्रतिहार वंश से जो है अल मसूदी का वो क्या बोलते हैं महिपाल, क्योंकि महिपाल एक पाल शासक भी है। तो यहाँ पाल शासक की बात नहीं हो रही है, ये गुर्जर प्रतिहार था, शासक था महिपाल प्रथा, जिसके दरबार में अल मसूदी आया था। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक हमने देखे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इससे रिलेटेड थे। अब हम सेकंड सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो जो सेकंड सवाल पूछा गया है वो है निम्नलिखित में से किन किन राजा राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? अगर हम स्टेटमेंट देखें तो क्या क्या है? हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन, नंदीवर्मन, पल्लवमल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। अब ऑप्शंस को देखते हैं कूट के अनुसार 1, 2, 4, यानी कि हर्षवर्धन, गोपाल और नंदीवर्मन, पल्लवमल। केवल 2, 3, 4 यानी कि गोपाल, यशोवर्मन और नंदीवर्मन, पल्लवमल। उसके बाद 2, 4 यानी कि गोपाल और नंदीवर्मन, पल्लवमल, या केवल 2 और 3 गोपाल और यशोवर्मन। तो पहले हम ये देखते हैं कि इन चारों का संबंध जो है किस वंश से है। यहां हमने देखे इसका सही आंसर क्या था? तो अल मसूदी जो है होगा, क्योंकि अल मसूदी कब आया था? 915 से 16 के बीच, ना कि 957, क्योंकि 56 में इसकी मृत्यु ही हो गई थी। तो इस बात को याद रखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ, तो हर्षवर्धन का अभी हमने चर्चा की थी किस वंश से संबंध है। तो या तो वर्धन वंश लिखा होता है या फिर पुष्यभूति, पुष्यभूति पुष्यभूति वंश से जो है इसका संबंध है। वर्धन या पुष्यभूति वंश से जो है हर्षवर्धन का संबंध है। गोपाल का किससे है? पाल वंश से। यशोवर्मन है उत्पल वंश, क्योंकि जम्मू कश्मीर में
कारनाट वंश के बाद जो वंश आया था वो था उत्पल, और उसी से संबंध था यशोवर्मन का। उत्पल वंश की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा संस्थापक जो था वो था क्या बोलते हैं, अवंती वर्मन। कौन था? अवंती वर्मन। और नंदी वर्म ये पल्लव वंश से था, इसमें निहित है, पल्लव वंश जो था इससे संबंधित था। हम चारों के वंशों के बारे में जाने। पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक था वो पुष्यभूति ही था, या वर्धन वंश का जो संस्थापक था याद रखिएगा गोपाल जो था पाल वंश का संस्थापक था। उत्पल से संबंधित था यशोवर्मन, लेकिन इसका संस्थापक जो था वो था अवंती वर्मन। जबकि नंदी वर्मन पल्लवों का संस्थापक जो था वो ये नहीं था। इससे पहले शायद परमेश्वर या उससे भी पहले कोई शासक है जिसने पल्लव वंश की स्थापना की थी। तो ये जो थे हर्षवर्धन और यशोवर्मन, ये दोनों उत्तराधिकार से बैठे थे। कैसे गद्दी पर बैठे थे? उत्तराधिकार में। उत्तराधिकार में जो ये गद्दी पर, जबकि शशांक जो था बंगाल का गौड़ वंश का शासक जो शशांक था, उसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ था कि बंगाल में पूरी तरह से अशांति, अव्यवस्था और अराजकता फैल गई थी। वहाँ की जनता त्राहिमाम हो गई थी। वो उस राजा के जाने के बाद वहाँ की अव्यवस्थाओं से चिंतित हो गई थी। तो उन लोगों ने फिर पाल वंश के शासक जो संस्थापक थे गोपाल को चुनकर एक नए वंश की स्थापना की और इसे अपना राजा, तो गोपाल सही होगा क्योंकि गोपाल को वहाँ की जनता ने अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार चयनित किया था। और ठीक ऐसे ही नंदी वर्मन पल्लव, जो परमेश्वर वर्मा था पल्लव वंश का शासक, ये जो है नंदी वर्मन, इसका असली नाम है नंदी वर्मन द्वितीय। नंदी वर्मन द्वितीय को ही हम किस नाम से जानते हैं? नंदी वर्मन पल्लव वल्मल। तो जब परमेश्वर वर्मा की मृत्यु हो जाती है तो ठीक ऐसी ही स्थिति वहाँ पल्लव वंश के शासकों में हो जाती है। वहाँ की जनता अशांति और अव्यवस्था से परेशान हो जाती है। तो फिर ये परमेश्वर की जगह किसे बनाते हैं? नंदी वर्मन को शासक बनाते हैं। तो ये दो जो शासक हैं ये जनता के द्वारा चुने गए थे, ना कि उत्तराधिकार के रूप में शासक बने थे। तो इसका सही जो आंसर होगा 2 और 4, यानी कि ऑप्शन बी जो है, आप सॉरी बी नहीं बल्कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही होगा, 2 और 4। तो और याद रखिएगा हर्षवर्धन कब शासक बनता है? तो राजवर्धन की मृत्यु के बाद। हर्षवर्धन, क्योंकि शशांक जो गौड़ शासक शशांक था उसने राजवर्धन की हत्या कर दी, तो फिर कौन गद्दी पर बैठता है? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन ने ही क्या किया? शशांक को पराजित करके थानेश्वर से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? कन्नौज में। क्योंकि जो शशांक था उसकी राजधानी जो थी गौड़ वंशों की वो कन्नौज थी, तो इसने कन्नौज पे जीत हासिल करके हर्षवर्धन ने क्या किया? अपनी जो राजधानी है, ये सवाल कई बार पूछा हुआ है हर्षवर्धन वाला, तो हर्षवर्धन क्या करता है कि अपनी राजधानी जो है, क्योंकि वर्धन वंश की जो राजधानी थी वो थानेश्वर थी, तो ये अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित कर कहां कर देता है? कन्नौज, जो गौड़ शशांक से जीता था कन्नौज को। और गोपाल तो पाल वंश का संस्थापक था और इसने ही उदंतपुरी की स्थापना की थी। गोपाल ने किसकी? उदंतपुरी मठ की। अगर आपसे पूछा जाए, ऐसे सवाल कई बार प्री एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा गोपाल ने की थी। और उत्पल वंश की भी अगर राजधानी पूछ दी जाए तो इनकी भी राजधानी जो थी वो याद रखिएगा कन्नौज ही थी। उत्पल वंश की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। तो ये हमने कुछ इससे संबंधित जो जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनकी चर्चा की, क्योंकि अब अगली बार जरूरी तो नहीं कि यही सवाल, इससे संबंधित कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये अगर आप जो है फैक्ट्स को याद रखते हैं तो आसानी से जो है आप अगर एग्जाम में इससे संबंधित कोई भी सवाल पूछे जाते हैं तो आप रिलेट करके आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं।
अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े तो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा की थी? आपको बताना है, क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत पे 7 शासकों ने अपना शासन किया। सबसे पहले गुलाम वंश आता है, तो आपको बताना है कि किसने किया था यहां पर आने के बाद। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नसीरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन खुसरो शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो पहले तो याद कर लीजिए, ये जो 2 हैं ये हैं खिलजी वंश के। इन दोनों का संबंध किससे है? खिलजी वंश से। और जबकि ये जो 2 नाम है नासिरुद्दीन महमूद शाह और अलाउद्दीन मसूद शाह, इनका संबंध है गुलाम वंश से। गुलाम वंश को और किस 2 नामों से जानते हैं? तो गुलाम वंश को ममलूक वंश और दास वंश के नाम से भी हम जानते हैं। और सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पे किसी ने शासन किया था तो वो गुलाम वंश ने किया था। लेकिन हिंदू देवी देवताओं की अगर आपसे पूजा की बात की जा रही है तो याद रखिएगा, खिलजी वंश का शासक था नसीरुद्दीन खुसरो शाह, जो कि इस वंश का अंतिम शासक था और इसकी हत्या करके गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींव रखी थी। जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन खुसरो शाह, इसकी हत्या करके गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींव रखी थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को कहा जाता है कि यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था या राजा था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था। खुद को खलीफा घोषित। इससे पहले दिल्ली सल्तनत में कोई भी राजा जो था जो खुद को खलीफा घोषित नहीं किया था, ये पहला। और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जब अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु मतलब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जो होती है वो होती है 1316 ईस्वी में। तो उसकी मृत्यु के बाद जो है एक शासक कुछ समय के लिए बचता है शिहाबुद्दीन करके, वो बहुत कम समय के लिए अयोग्य शासक है बनता है। और उसके बाद ये आता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ये 1316 से लेकर 20 तक जो है गद्दी पर बैठता है और ये खुद को खलीफा घोषित करता है। इसके अतिरिक्त इसने जो ये तो मतलब ये जो शासक था थोड़ा विलासी प्रवृत्ति का था और ये कभी कभी स्त्रियों के कपड़े पहनकर दरबार में आता था। इसे जो है नग्न स्त्री और पुरुष के संगत पसंद थे और ये कभी कभी जो है दरबार में स्त्रियों के कपड़े पहन के आता था, यानी कह सकते हैं कि विलासी प्रवृत्ति का था। और एक इसके समय जो कार्य हुआ था मुख्य, वो याद रखिएगा, वो हुआ था 1317 में देवगिरी पर विजय, पुनर्विजय। पुनर्विजय क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के समय ही देवगिरी पर विजय प्राप्त की गई थी। तो इसके समय यानी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के समय 1317 ईस्वी पर में देवगिरी पर पुनः विजय प्राप्त की गई थी। तो ये एक इसके समय मुख्य कार्य हुआ था, ये हमने बात कर ली। अगर हम इनकी बात करें नासिरुद्दीन महमूद और अलाउद्दीन मसूद शाह की, तो ये जो बना था अलाउद्दीन मसूद शाह बहराम शाह था, गुलाम वंश का शासक रजिया सुल्तान के बाद जो बनता है, उसके बाद ये बनता है अलाउद्दीन मसूद शाह। ये बनता है 1246 में। कब बनता है? 1246 ईस्वी में, 46 में गलत बता दी, 1242 ईस्वी में शासन पे बैठता है कुछ समय ये शासक। लेकिन इसके समय, क्योंकि जानते हैं आप सभी कि इल्तुतमिश ने चालीसा दल की शुरुआत की थी, जिसमें जितने भी प्रतिष्ठित और योग्य जो सेनापति थे वो रहते थे। तो इन समय एक जो चालीसा दल में मेन था वो बलबन, तो बलबन बहुत ही चालाक था। तो उसने कुछ दिन ये शासन किया, तो वो बलबन ने कुछ चाल चलते हुए फिर जो इल्तुतमिश का पौत्र था यानी बेटे का बेटा था नसीरुद्दीन महमूद, इसे जो है 1246 में जो है इसे गद्दी पर बैठा देता है। गुलाम वंश की यानी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर फिर कौन 1246 ईस्वी में बैठ जाता है? नासिरुद्दीन। लेकिन याद रखिएगा नासिरुद्दीन जो महमूद है
वो ना मात्र का शासक है, सारा कार्य जो है बलबन खुद ही करता है। और कुछ समय बाद बलबन क्या करता है, इसकी कहीं कहीं लिखा हुआ है कि हत्या कर देता है जहर देकर, लेकिन कहीं लिखा है कि मृत्यु हो जाती है। ये बहुत ही वैसे अच्छा शासक था नासिरुद्दीन, पर ये नाम मात्र का शासक था, क्योंकि सब कुछ बलबन के अनुसार। और फिर इसी की हत्या या इसकी मृत्यु के बाद जो है बलबन जो है गुलाम वंश की गद्दी पर बैठता है, और फिर वो बहुत लंबे समय तक गुलाम वंश की गद्दी पर रहता है, या दिल्ली सल्तनत का शासक, और बहुत सारी नीतियाँ शुरू करता है, जिसमें रक्त एंड लौ की नीति है, नौरोज त्यौहार की शुरुआत, ये सब सिजदा पैबोस जैसी जो प्रथा है उसको शुरू करता है। तो ये हमने इनके बारे में कुछ जो है तथ्यों को जाना। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु, यानी जो वहां का साम्राज्य था उसकी सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? ऑप्शंस को ध्यान से देखें। इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन, महमूद, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। ये तीनों जो हैं वो याद रखिए गुलाम वंश, और इसमें ही निहत है कि अलाउद्दीन जो खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी जो था खिलजी वंश का सबसे प्रतापी राजा था, पहले तो याद रखिएगा। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही इस चीज़ की शुरुआत की थी, यानी अस्थाई अगर कहा जाए, इसमें नासिरुद्दीन खुसरो, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही एक विशेष सेना की नियुक्त की थी, और वो सेना क्या थी? अस्थाई सेना। अस्थाई सेना की शुरुआत किसने की थी? और इसने पहली बार जो है सेना को नकद वेतन, उससे पहले जो है जागीर, जैसे यहाँ जो जमीन दे दिया जाता था उस जमीन से जो भी कर आता था उसका, लेकिन इसने सेना को नकद वेतन देना शुरू किया, नकद वेतन देना। इसके अतिरिक्त इसने कौन सी? दाग एवं हुलिया प्रथा, घोड़ों के लिए दाग होता था और व्यक्तियों के लिए हुलिया, जो सेना होते थे, दाग व हुलिया प्रथा की शुरुआत की। क्योंकि पता युद्ध के समय पता नहीं चलता था कौन से घोड़े जो है मजबूत हैं, लंबे समय तक युद्ध में टिके, तो वो दाग प्रथा की शुरुआत, दाग और हुलिया, जिसमें उसे दाग दिया जाता था और यही घोड़े जो होते थे युद्ध क्षेत्र में जाते थे। इसके अलावा एक और मुख्य कार्य जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था वो है बाजार नियंत्रण की प्रणाली, बाजार नियंत्रण की प्रणाली। तो ये इसके समय के जो मुख्य कार्यों की अगर आपसे अलाउद्दीन खिलजी के समय बात की जाए तो ये 3-4 बातें जो हैं जो मुख्य थी अलाउद्दीन के खिलजी के समय की। और इसके लिए जो सेना होता था उसके चुनने के लिए, जो सेना को चुनने के लिए हेड होता था वो कहलाता था आरिज ए मुमालिक। सेना को नियुक्त करने वाला जो होता था, करने वाला अधिकारी जो होता था वो कहलाता था आरिज ए मुमालिक के नाम से जाना। और कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि आरिज एक मुमालिक का संबंध कितने था, सेना से था, आर्थिक व्यवस्था से था, खानों के देखरेख से था, तो ऐसे सवाल आपसे जो है पूछे जा सकते हैं। अब अगर मैं इल्तुतमिश की बात करूं तो आप सभी जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा जाए तो वो था। इसके अलावा इसने कौन कौन से मुख्य कार्य किए थे? तो चालीसा दल की शुरुआत की थी। तो चालीसा दल की अगर शुरुआत की जाए, जिसे कि हम तुर्कान या चहलगानी के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश, जो उसका दामाद भी था और उसका गुलाम था, और इल्तुतमिश को इसीलिए गुलाम का गुलाम कहा जाता है।
इसके अलावा जो कुतुब मीनार है उसको पूरा करने का कार्य भी इल्तुतमिश ने ही किया था। और चांदी और तांबे के जो हैं टांका और जीतल जो सिक्के भी जारी किए थे वो इल्तुतमिश ने। जो शुद्ध अरबी के सिक्के जारी करने का श्रेय जिस दिल्ली सल्तनत के शासक को जाता है उसमें कौन था? इल्तुतमिश। उसके बाद अगर नसीरुद्दीन महमूद की हमने इससे पहले जो प्रश्न सॉल्व किया उसमें चर्चा की, बलबन जो था इसका भी संबंध, इसने मेनली जो काम किया था रक्त व लौह की नीति। इसने कौन सा कार्य शुरू किया था? रक्त एवं लौह की नीति। ये कहता था कि मैं कभी भी जो है, इसमें क्या होता था कि अगर कोई सेनापति मारा जाता है तो फिर उसकी स्त्री और उसके बच्चों को ये क्या है, दास बना के रख लेता था। और ये कहता है बलबन कि मैं कभी भी किसी नीच व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे हाथ खुद ब खुद जो है तलवार की मुट्ठी पर चल जाते थे। तो ये बलबन की रक्त एवं लौह की नीति थी। और ये सब जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उनकी हमने एक एक करके चर्चा कर ली। अब हम देखते हैं मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार आपको बताना है। आप सभी जानते हैं कि मुगलों के समय जो है सूबेदार नियुक्त किए जाते थे, दीवान नियुक्त किए जाते हैं, तो उसकी बात की जा रही है। मुर्शीद कुली खां, सरफराज खां, सुजाउद्दीन मोहम्मद खां और अलीवर्दी खां। अगर मैं ऐसे बंगाल के नवाबों की बात करूं, जब बंगाल में स्वतंत्र राज्य की नींव रख दी जाती है तो वहां के जो शासक हैं वो नवाब कहलाते हैं। तो सबसे पहला जो बंगाल का नवाब था, ये चारों याद रखिए बंगाल के नवाब हैं। तो जो अंतिम सूबेदार नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा, मुर्शीद कुली खां। हुआ क्या था कि औरंगजेब के समय 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। और उस समय बंगाल का जो सूबेदार था वो था अजीमुशान। कल हमने अजीमुशान की चर्चा भी की थी। अजीमुशान जिन्होंने कलिकाता, सुतालती और गोविंदपुर की जमींदारी दी थी, जिसमें बाद में जॉब चरनाक ने कलकत्ता शहर की नींव रखी थी, उसकी हमने कल की क्लास में चर्चा की थी। तो अजीमुशान जो था औरंगजेब के समय जो था बंगाल का सूबेदार था और ये बंगाल का दीवान था। लेकिन फर्रुखसियर के समय क्या होता है, 1717 ईस्वी में 1717 ईस्वी में जब फर्रुखसियर मुगल बादशाह बनता है या मुगल शासक बनता है तो ये इसे क्या करता है, बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर देता है मुर्शीद कुली खां को। तो इसका शासनकाल अगर मैं कहूं तो 1717 से 1727 तक था। कब तक था? 1717 से 1727 तक। और उसके बाद जो शासक बना था वो बना था सिजाउद्दीन मोहम्मद खां। इसका शासनकाल था 1727 से 39 तक। और इसके बाद बना था सरफराज खां, जिसका कार्यकाल था 1739 से 40 तक। और उसके बाद जो शासक बनता है अलीवर्दी खां, वो बनता है 1740 से लेकर 1756 तक। और इसके बाद जो शासक बनते हैं अलीवर्दी के बाद उसके बाद सिराजुद्दौला बनता है, सिराजुद्दौला सॉरी। इसके बाद नवाब जो बनता है सिराजुद्दौला, जिसके समय प्लासी का युद्ध होता है, यानी कि ये जो बनता है 1756 से 57 तक रहता है। और उसके बाद बन जाता है मीर जाफर, फिर मीर कासिम और फिर मीर जाफर। पहले मीर जाफर बनता है 1757 से 60 तक, उसके बाद मीर कासिम आता है 1760 से 63 तक, और पुनः मीर जाफर बनता है 1763 से 65 तक। तो ये जो उनका क्रम था बंगाल के नवाबों का। तो क्या होता है कि मुर्शीद कुली खां को जो फर्रुखसियर है, क्योंकि अजीमुशान भले ही बंगाल का सूबेदार था लेकिन वो अक्सर काम से दिल्ली में रहता था, तो बंगाल का पूरा जो कार्यभार था वो मुर्शीद कुली खां के ऊपर ही था। तो जब फर्रुखसियर आता है तो 1717 में इसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त करता है। और उस समय तक मुगलों की स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती जाती है और उसी का फायदा उठाते हुए मुर्शीद कुली खां जो है बंगाल में स्वतंत्र राज्य की नींव रख लेता है। तो अंतिम सूबेदार पूछा जाए तो याद रखिएगा मुर्शीद कुली खां। और जब ये स्वतंत्र राज्य की नींव रखता है तो करता क्या है, राजधानी, बंगाल की राजधानी को क्या कर देता है, ढाका से मुर्शिदाबाद, ढाका से कहां कर देता है, मुर्शिदाबाद।
राजधानी। याद रखिएगा, राजधानी को क्या करता है ये, राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद जो है स्थानांतरित कर देता है। कौन, मुर्शिद कुली खां। तो ये कुछ बातें जो है याद रखिएगा आप। और इनके बाद सिराजुद्दौला, मीर जाफर, कासिम और फिर पुनः मीर जाफर बनता है। तो जो अंतिम सूबेदार वही होगा जो बंगाल के स्वतंत्र राज्य की नींव रखता है। तो स्वतंत्र राज्य की नींव किसने रखी थी, मुर्शिद कुली खां ने। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। गुरु नानक कौन था, सिख धर्म का संस्थापक था। तो उसके बाद जो सेकंड बनेगा वही उसका उत्तराधिकारी होगा। तो जो सेकंड कौन था, इसके बाद जो उत्तराधिकारी बना था आप सभी जानते हैं वो कौन था, गुरु अंगद। और गुरु अंगद ने ही क्या की थी, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। और इसने गुरु अंगद ने ही है जो सिख धर्म का विशेष रूप से प्रचार प्रसार किया था। मतलब सिख धर्म के प्रचार प्रसार पे अधिक बल किसने दिया था, जो सेकंड, ये कौन था, सेकंड था, ये तो पहला ही था, फर्स्ट संस्थापक है तो सेकंड। तो पहले जो गुरु अंगद का बचपन का नाम जो है ये बी सी, देखिए इधर आ गया है, ये बी हो गया है, यहां होना चाहिए बी को, मैं इसे बी बना दे रही हूँ, इसे सी कर दे रही हूँ। तो याद रखिए जो लहना सिंह है वो जो था उस मतलब अंगद का जो है बचपन का नाम लहना सिंह था और गुरु नानक द्वारा उसे अंगद नाम दिया जाता है। तो याद रखिएगा लहना सिंह जो था वो सेकंड सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। अब सेकंड अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं है। इन 4 यात्रियों के नाम दिए हुए हैं जिसमें 3 जो है पुर्तगाल से संबंधित है यानी पुर्तगाली हैं और एक जो है वो किसी और से है। तो आपको बताना है कौन एक नहीं है। ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं, दुरआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी और फर्नाओ नूनीज। तो याद रखिएगा दुर्नाट और डोमिंगो पायस ये दोनों भी पुर्तगाली थे और फर्नाओ नूनीज भी जो था ये भी पुर्तगाली। पीटर मूडी जो था ये ब्रिटिश था, ब्रिटिश या अंग्रेज यात्री कहा जाए तो ये था। और ये किसके दरबार में आया था, तो याद रखिएगा शाहजहां के दरबार में 1630 से 32 के बीच ये आया था, इस बात को याद रखिएगा। जबकि दुरआर्ट बारबोसा और पायस की अगर मैं बात करूं तो ये विजयनगर साम्राज्य में जो तुल्लु वंश था, तो विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था कृष्णदेव राय इसके दरबार में आए थे। ये लगभग माना जाता है कि 1516-17 में ये लोग शायद या 1516 के आसपास ये लोग आए थे इनके दरबार में। तो ये दिन विजयनगर साम्राज्य का जो तुल्लु वंश का शासक था कृष्णदेव, जबकि फर्नाओ नूनीज ये बिंदी नहीं होगा, नूनीज जो आया था अच्युत राय के समय आया था और इसका संबंध ये 1542 में आया था और इनका संबंध भी किससे है तो विजयनगर साम्राज्य से ही है। विजयनगर साम्राज्य के ही शासक हैं अच्युत राय, जिसके समय में राज नहीं राय होगा। और 1542 में जो है फर्नाओ नूनीज पुर्तगाली यात्री आया था, जबकि पीटर मूडी जो है ब्रिटिश है और शाहजहां के दरबार में आया था। तो इस बात को याद रखिएगा ये दोनों। और कई बार जो है ऐसे सवाल आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि कौन सा यात्री जो है किसके दरबार में आया था, और ये इसमें से कई जो है पूछे भी गए हैं विगत वर्षों में, अलग अलग एग्जामों में आपसे पूछे भी गए हैं। तो ऐसे ऐसे सवालों को ध्यान से याद रखिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आपको क्रम में व्यवस्थित करना है। पहले देखते हैं लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1930 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी? 1930 में। 1913 में कहां पर किया था? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में।
फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में, और उसी समय एक साप्ताहिक पत्रिका भी इसी क्या बोलते हैं पार्टी द्वारा जारी की जाती थी, गदर पत्रिका। उसके बाद है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये कब की थी इन्होंने? 1905 में। और कहाँ पर इन्होंने किया था? पुणे, मुंबई के पुणे शहर में इन्होंने जो है इस सोसाइटी की स्थापना की थी, युवाओं को जो है प्रशिक्षित करने के लिए। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि किसे अपना वो मानते थे? गुरु गोविंद रानाडे को। अब है हिक्की। हिक्की का पूरा नाम था जेम्स ऑगस्टस हिक्की। क्या नाम था? हिक्की जो लिखा हुआ है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की जो था, बंगाल गजट के प्रकाशन इन्होंने ही किया था। और ये किया गया था, याद रखिएगा, 1880 में। 1880 में जो है हिक्की द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित है। और कहाँ से हुई थी? तो याद रखिएगा, कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी और भारत की पहली पत्रिका थी, पहली जो है पत्रिका थी। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि कई बार सवाल ऐसा पूछा जाता है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा 1880 में अंग्रेजी में कलकत्ता से भारत की जो पहली पत्रिका प्रकाशित की गई थी वो था बंगाल गजट। सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो ये याद रखिएगा, 1884 में जो है सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो यहाँ जो भी हमने पहले वर्षों के जान लिया, अब क्रम हमारे लिए लगाना जो है आसान हो जाएगा। हिक्की जो है, इनका पूरा नाम याद रखिएगा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। अब हम देखते हैं सबसे पहले घटना कौन सी हुई। ये बंगाल गजट 80 में हुई है, तो पहला किस में शुरू में है? तो हम देखते हैं। इसके बाद 84 में जो है बंगाल गजट एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है। फिर 1905 में ये होता है, यानी कि 3 पहले आना चाहिए, उसके बाद 4, 3 4 कहाँ है? उसके बाद 2 और सबसे अंत में 1, यानी कि जो ऑप्शन बी है आपका बिल्कुल सही है। ए है 2 1 3 4, बी है 3 4 2 1, सी है 4 3 1 2 और डी है 3 4 1 2। तो सही ऑप्शन, क्योंकि सबसे पहले तीसरा हुआ 80 में, फिर चौथा 84 में, फिर दूसरा 1905 में और सबसे पहला जो है लास्ट में 1913 में। तो यहाँ ऐसे सवालों को सॉल्व करने का एकमात्र तरीका है कि कम से कम आपको उसके ईयर की सही जानकारी हो, तो आप आसानी से ऐसे सवालों को क्रम में लगा सकते हैं। तो हिस्ट्री जब भी पढ़े, एक तो कौन सी घटना किसके बाद हुई, उससे भी बहुत सारे आइडिया आपको चल जाते हैं। क्योंकि हम गूगल नहीं हैं, तो सारे फैक्ट्स याद रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि आप क्या करें, सवालों को थोड़ा सा जब भी पढ़ें, घटनाओं का क्रम याद रखें कि कौन सी घटना जो है किसके बाद हुई थी। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऐसे सवालों में हमेशा देखिए यहाँ क्या पूछा जा रहा है, सत्य, सत्य असत नहीं, सही, जो भी पूछा है। इसकी जो है स्थापना हुई थी 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। ऑब्वियसली कलकत्ता कॉलेज की पूछी गई है तो कलकत्ता में ही हुई थी, इस बात को तो सब जानते हैं। और इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना। तो ये एकमात्र फैक्ट गलत क्या है कि जून में ना होकर इसकी स्थापना जो है जुलाई में हुई थी। अब सोचिए कितना छोटा सा फैक्ट पूछा है कि बहुत कम जो है एस्पायरेंट को इस बात पर ध्यान जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें सही ही हैं। तो एकदम से तो कितनी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं फैक्ट्स में पूछी जाती है एग्जाम में, इस चीज़ को ऐसे ध्यान से देखें। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारियों को जब ब्रिटिश अधिकारी यहाँ शासन कर रहे हैं तो उन्हें कम से कम भारतीय भाषा आनी चाहिए, तभी यहाँ की समस्याओं को, यहाँ के बारे में वो समझ सकते हैं। तो इसीलिए इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन याद रखिएगा 1802 ईस्वी में इसे बंद कर दिया जाता है और 1806 में, मतलब 1806 से क्या है, इंग्लैंड में जो हेलेनबरी कॉलेज है वहाँ पर जो है इन्हें
प्रशिक्षित किया जाने लगता है, मतलब भारतीय भाषा की जो ट्रेनिंग दी जाती है वो फिर इंग्लैंड में 1806 से दी जाने लगती है। तो अब हम सही कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन करें सही, केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक न तो, आपका सही होगा केवल दो, क्योंकि ये जून सिर्फ इस वजह से गलत हो गया कि यहाँ जून दिया हुआ है और स्थापना कब हुई थी, जुलाई में। बाकी सारे फैक्ट्स जो है और तथ्य जितने भी दिए हुए हैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट यहाँ उद्देश्य जो था ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ, नीचे दिए गए कथन, दो बार हो गए हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और एक को कारण आर कहा गया है। आपको पढ़ना है ध्यान से। अभिकथन क्या है, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। अब है कारण क्या, वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन किया है। कूट क्या है, ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ये पहला स्टेटमेंट जो कथन दिया हुआ है या अभिकथन बिल्कुल सही है, क्योंकि 1866 में लंदन में ही दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था, बिल्कुल सही। और इसका उद्देश्य ही था कि वो भारतीयों के समस्याओं को ब्रिटिशों को समझा सके, ताकि ब्रिटिश यहाँ की समस्याओं को समझे और उनसे प्रभावित हो कि हाँ भारत में जो है भारतीय जनता को क्या क्या समस्याओं का सामना ब्रिटिशों की वजह से करना पड़ा है। तो ये भी जो कथन है बिल्कुल ये वहाँ की जनता को प्रभावित करना चाहते थे। ये दोनों कथन सही है और कथन जो है कारण की सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही उत्तर है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जो उत्तर है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है भारतीय सिविल सेवा। बात हो रही है जब ब्रिटिशों के समय की हो रही है भारतीय सिविल सेवा की। तो भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको क्या बताना है, सही कौन सा है। भारत सरकार अधिनियम यानी 1919 के एक्ट से भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। उसके बाद भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत जो था यूरोपवासियों से अधिक था। अब हम कूट को पढ़ते हैं ध्यान से। कूट में क्या है, केवल एक पहला स्टेटमेंट, केवल दो यानी दूसरा स्टेटमेंट, एक और दो दोनों स्टेटमेंट सही है, न तो एक और न तो दो यानी दोनों स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। तो याद रखिएगा, पहले हम थोड़ा सा सिविल सेवा के इतिहास को समझते हैं। तो भारत में ब्रिटिशों ने ही शुरू किया था। तो ब्रिटिशों ने सबसे पहले 1833 के चार्टर जो आया था उसके तहत इनके चयन का प्रयास किया था। उस समय क्या किया था, सिर्फ प्रयास किया गया था। और फिर क्या होता है, 1853 का जो चार्टर एक्ट आता है उसी के तहत एक मैकाले समिति की गठन की जाती है और उस समिति के अनुशंसा पर इनके चयन को आरंभ यानी सिविल सेवा के चयन का आरंभ किया जाता है। फिर 1919 के एक्ट से क्या होता है कि भारत में जो है इस परीक्षा को, पहले ये परीक्षा कहाँ, इंग्लैंड में आयोजित की जाती थी, तो ये जो परीक्षा है अब भारत में आयोजित की जाएगी और इसी के लिए फिर 1926 में जाकर सिविल सेवा का जो है गठन किया जाता है। भारत में सिविल सेवा आयोग का जो है गठन किया जाता है और 1922 में इलाहाबाद में पहली बार जो है इसी एक्ट के बाद भारत में ये परीक्षा आयोजित की जाती है। तो जो सिविल सेवा आयोग का गठन किया जाता है वो 1919 के एक्ट से कब किया जाता है, 1926 में। और उसके बाद फिर 1935 के एक्ट से क्या किया जाता है, पहले तो सिविल सेवा के लिए हुआ कि केंद्र लेवल पे, फिर जो है प्रांतों में इस परीक्षा को की जाए या 2 से 2 अधिक राज्यों में, जैसे प्रांतों का मतलब आज के राज्यों का पीसीएस हम या पीएससी जो कहते हैं उसकी बात हुई। और उसके अलावा 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच जो संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा होती है उसके लिए
1935 के एक्ट में प्रावधान किया गया और सबसे अंत में 1947 के एक्ट से सिविल सेवा के पदों में या नियुक्ति में जो आरक्षण का प्रावधान था वो समाप्त कर दिया गया था। और फिर 1941 में जो क्या है, जो परीक्षा हुई, क्योंकि अब परीक्षा भारत में होने लगी तो अब जो है भारतीयों का प्रतिशत जो है यूरोप वासियों से अधिक होने लगा। तो दोनों स्टेटमेंट जो है आपके बिल्कुल सही है, इस बात को याद रखिएगा, दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। अगर यहां से पूछा जाए तो संघ लोक सेवा आयोग का जो गठन किया जाता है वो 1926 में, इस बात को याद रखिएगा। और 35 के एक्ट से प्रांतों में या दो या दो से अधिक राज्यों के लिए जो संयुक्त लोक सेवा आयोग होता है उसका प्रावधान किया गया था। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम है? मनोरंजन, रंजन प्रसाद, त्रिलोकी सिंह और राजेंद्र पंडित। याद रखिएगा इनका पूरा नाम मनोरंजन प्रसाद सिन्हा है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब जो होगा मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। ऐसे सवाल या तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता हो तो करें या फिर स्किप करके आ जाए। जरूरी नहीं कि आपको 140 में 140 गोले भर के आने हैं, कुछ सवाल आपको छोड़ने होंगे क्योंकि निगेटिव मार्क्स भी है। तो ऐसे सवालों में अगर आ रहा है 100% तो करें, क्योंकि ऐसे में कोई कॉन्सेप्ट आप नहीं लगा सकते। या तो एकदम फैक्ट पता हो तो करें या फिर स्किप करके आ जाएं। तो ये मनोरंजन प्रसाद सिन्हा इनका संबंध बिहार से है। ये बिहार के छपरा जिले में जो थे वहाँ के प्रधानाचार्य छपरा कॉलेज के भी थे और एक कवि भी थे। तो याद रखिएगा मनोरंजन। और इसकी रचना इन्होंने क्यों की थी? जो 1921 में इन्होंने इसकी रचना की थी, जो 1920 से 22 के बीच जो असहयोग आंदोलन चला था उसी घटना से प्रेरित होकर असहयोग आंदोलन से संबंधित था। याद रखिएगा ये जो रचना की गई थी इसका संबंध किससे था? वो था असहयोग आंदोलन से। और 1921 में इसकी रचना की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहते हैं तो याद रखिएगा भोजपुरी का शेक्सपियर हम किसे कहते हैं? वो कहते हैं भिखारी ठाकुर को। किसे? भिखारी ठाकुर को हम भोजपुरी का शेक्सपियर कहते हैं। अब नेक्स्ट, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी जो था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? ऑप्शंस को ध्यान से देखें, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर और लखनऊ। याद रखिएगा काकोरी षड्यंत्र केस जो हुआ था ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। और इस घटना का अब नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ये कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। अब इसका नाम नरेंद्र मोदी द्वारा इसका नाम बदल दिया गया है और इसे कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। तो हुआ ये था कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था जिसे एचआरए के नाम से जानते थे 1924 में जिसका गठन हुआ था, जिसमें चंद्रशेखर आजाद और उनके बहुत सारे साथियों द्वारा इसका गठन किया गया था, उसी के कुछ क्रांतिकारियों ने मिलकर 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ जाने वाली जो काकोरी जाने वाली ट्रेन थी, सहारनपुर लखनऊ लाइन पर जो काकोरी जाने वाली ट्रेन थी उस ट्रेन को, मालगाड़ी को लूट लिया। और उसके बाद इन पर जो मुकदमा चला वो चला किस नाम से? काकोरी षड्यंत्र केस से। इन सारे आरोपियों पर जो है काकोरी षड्यंत्र केस के नाम से जो है मुकदमा चला, जिसमें लगभग 17 या 14 व्यक्तियों को आजीवन कारावास की कुछ को मतलब लंबी सजा हुई, कुछ 4-5 लोगों को जो है आजीवन कारावास हुआ और 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई। लेकिन चंद्रशेखर आजाद इस घटना के बाद फरार हो गए, वो पकड़ में नहीं आए अंग्रेजों के और वो फरार हो गए। तो इन 4 लोगों में एक का नाम था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। तो याद रखिएगा उन्हें जो सजा दी गई थी गोरखपुर में। बाकी इन 4 जो 3 ऑप्शन है यहाँ तो सजा दी ही नहीं गई थी। बाकी जो लोगों को सजा दी गई थी इनके अतिरिक्त जो 3 थे तो उसमें एक था रोशन सिंह और इसे सजा हुई थी इलाहाबाद के पास नैनी में। एक व्यक्ति थे अशफाक
अशफाक उल्ला खां, इन्हें जो सजा हुई थी वो फैजाबाद में, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में इन्हें सजा, और एक थे राजेंद्र लाहिड़ी, जिन्हें कहाँ सजा हुई थी, तो इन्हें जो सजा मिली थी, एक को फैजाबाद में, एक को नैनी में, एक को गोरखपुर में, और इन्हें जो सजा मिली थी वो फैजाबाद हुआ, नैनी हुआ, गोरखपुर, और एक उत्तर प्रदेश का ही जगह है, मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ, नाम याद आएगा तो मैं बता दूंगी, वहां पर राजेंद्र लाहिड़ी को जो है सजा मिली थी। चारों व्यक्तियों को अलग अलग स्थान पे जो है सजा दी गई थी। नीचे अब जो अगला सवाल है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन है ए और एक दूसरा जो है वो कारण है। कथन क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। आप सभी जानते हैं कि राजेंद्र प्रसाद ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, और वे असहयोग आंदोलन कब से कब का था? 1920 से 22 तक के में भाग लेना चाहते थे। क्या इस वजह से उन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग की थी, ऐसा पूछा जा रहा है। अब कूट को पढ़े, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की जो है सही व्याख्या नहीं करता है और सही व्याख्या करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। पहला तो बिल्कुल सही है। हम सभी जानते हैं कि राजेंद्र प्रसाद नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है नाइटहुड की उपाधि को त्याग की थी, बट इस घटना से नहीं की थी जो 1919 का अप्रैल में जो हुई थी घटना, 13 अप्रैल 1919 की घटना है ये। 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, इन्होंने ये त्याग पत्र दे दिया था। और इसी समय जो शंकर आयर थे उन्होंने भी कार्यकारिणी पद से जो है त्याग पत्र दे दिया था। जो कार्यकारिणी पद के सदस्य पद पे थे वो त्याग पत्र दे दिए थे। और महात्मा गांधी ने 1919 की घटना से कैसर-ए हिंद की जो है उपाधि की त्याग की थी। किसकी त्याग की थी? तो महात्मा गांधी ने कैसर-ए हिंद की उपाधि। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो आपका सही जवाब होगा ए सही है, परंतु आर गलत है। 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पे गोलियां चलवा देता है, जब वैशाखी के दिन सभी जुट के सभा में इकट्ठे थे और सभा का मतलब संबोधित कर रहे थे, तभी जनरल डायर ने क्या है गोलियां चलवा दी थी। उसमें बहुत से ऐसे मासूम लोगों और निर्दोष लोगों का मतलब निर्दोष लोगों की जान गई थी। और इसी से क्या बोलते हैं हो गए, इसी घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने भी नाइटहुड की उपाधि त्याग की, महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की, और जो शंकर नायर थे इन्होंने जो है कार्यकारिणी पद से जो है अपनी सदस्यता को त्याग दी। 18वीं शताब्दी में नेक्स्ट सवाल है, किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थायी प्रतिनिधि कहा जाता था। ऑप्शंस को देखें, कोतवाल, दारोगा, अमला और जमींदार। कोतवाल हम जानते हैं ये कौन होता है, नगर का मुख्य जो पुलिस होता है, मतलब नगर का प्रधान जो पुलिस होता है वो जो क्या कहलाता है, कोतवाल। अमला, जमींदार तो भूस्वामी होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो जो दारोगा होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, कंपनी बहादुर की शानो शौकत। और ये किस समय की बात हो रही है? कार्नवालिस के समय। किसकी बात हो रही है? लॉर्ड कार्नवालिस के समय, जिसे कि हम स्थानीय स्वशासन का जनक भी, मतलब पुलिस का जनक भी कहते हैं। पुलिस व्यवस्था का जनक किसे हम कहते हैं? कार्नवालिस। तो कार्नवालिस क्या करता था, जिला का जो पूरा पद है वो कलेक्टर को मतलब दे देता है, और जो उसके
रक्षा के लिए, कंपनी के शान शौकत के रक्षा के लिए रखता है, वो दारोगा कहलाता है। अभी भी दारोगा का पोस्ट होता है पुलिस की नौकरी में। तो दारोगा जो होता है कंपनी के बहादुर की शान शौकत का वो अस्थाई प्रतिनिधि होता है। और ये बात किस समय की जा रही है इसकी, तो कॉर्नवालिस, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय की बात हो रही है। इसे ही पुलिस व्यवस्था का हम जनक कहते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम पुलिस व्यवस्था का जनक मानते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन थे? वैसे ये सवाल जो है डायरेक्ट हिस्ट्री से नहीं है, बस ऐसे हिस्ट्री में दिया हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद। तो आपको बताना है हिंदी साहित्य में आप सभी इन चारों के बारे में, विशेष तौर पे हिंदी में आपने पढ़ा होगा इन चारों के बारे में। तो आपको बताना है संस्कृति के 4 अध्याय जो है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी दिनकर की कई जो है रचनाएं बहुत फेमस हैं। जो संग्रह है जिसमें रश्मि रथी हो गया, हुंकार, रेणुका हुआ, कुरुक्षेत्र हुआ, ये सब जो है, उर्वशी, ये सब रामधारी दिनकर की जो है मुख्य जो है संग्रह है। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण, जयशंकर प्रसाद, इन सबों को हम हिंदी साहित्य में विशेष तौर पे पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, वैसे ये जो सवाल है डायरेक्ट हिस्ट्री से नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ युद्ध दिया हुआ है, एक तरफ उससे संबंधित ईयर को दिया हुआ है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, कल की क्लास में हमने द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की चर्चा की थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। तो कम से कम कल की क्लास में हमने द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की चर्चा की थी। तो आप सभी को पता होगा कि 1750 से जो है 1754, वैसे मेनली जो है 1749 से 54 माना जाता है, पर इसमें जो दिया हुआ है 50 से 54 होगा। तो हम यहाँ एक तरफ कूट को भी देख लेते हैं। कूट है 2 4 1 3, 3 2 4 1 1 3 2 4 और 4 2 3 1। हमेशा ऐसे सवालों को सॉल्व करने का तरीका होता है कि एक जो 100% श्योर हो उससे आप ऑप्शन के साथ जाएं। तो देखते हैं बी का चौथा कितने में है। बी का चौथा सिर्फ 1 में है, तो इसके सही होने के चांसेस जो है, प्रोबेबिलिटी जो है ज्यादा है। अब हम मिलान करके देखते हैं। तो अब हम देते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। आप सभी जानते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर जो है हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई थी, जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान इसका जो है कार्यभार संभालता है, मतलब इस युद्ध का भागडोर अपने हाथ में लेता है। तो ये घटना हुई थी 1780-84, बिल्कुल सही है। अगर आंग्ल मराठा युद्ध की मैं बात करूं तो द्वितीय जो हुई थी 1803 से 5 के बीच हुई थी। और अगर द्वितीय अब बच गया क्या 78, तो कम से कम 1-2 भी पता हो तो आप आसानी से कर लेंगे। तो ऐसे सवालों में जिसमें आप 100% श्योर हो उसमें ऑप्शन के साथ जाएं, और ऑप्शन के साथ इसके सही होने के जो चांसेज हैं वो बढ़ जाते हैं। और ये होता है आपका स्मार्ट तरीका किसी भी सवाल को सॉल्व करने का, क्योंकि सारे फैक्ट्स किसी से भी याद नहीं हो सकते, कभी भी सारे फैक्ट्स हम याद नहीं करते, तो इसीलिए थोड़े स्मार्ट तरीके से हमें खेलना पड़ेगा। तो यहाँ हमने देखा सारी जो क्या बोलते हैं सारे मिलान बिल्कुल सही हो गए ऑप्शन के अनुसार। प्रथम जो द्वितीय आंग्ल मैसूर हुआ, द्वितीय कल हमने पढ़ा था द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, तो पांडिचेरी की संधि, पांडिचेरी की संधि हुई थी यहां पर। और ये जो हुआ था ये यहां हो गया द्वितीय आंग्ल, तो ये है ना यहां, इसमें ये हुआ। और इसमें जो हुआ था वो याद रखिएगा मंगलौर की संधि हुई थी। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, जिसमें प्रथम में मद्रास की संधि, द्वितीय में मंगलौर की संधि और तृतीय में जो होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि। इस बात को याद रखिएगा। बाकी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में कई संधियां अलग अलग में हुई है। इसमें एक बसीन की संधि भी हुई है, इससे रामपुर की संधि और 1-2 और संधियां हुई हैं इसमें।
अब आज की मतलब क्लास का हमारा जो अंतिम सवाल है, ये भी मिलान क्रम में लगाना है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें भी कम से कम इन घटनाओं का ईयर आपको पता होना चाहिए। तो करजन वाइली की हत्या, खुदीराम बोस को मृत्युदंड, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ, अब्दुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार। तो ये जो हुई थी 1909 में, जो मदन लाल ढींगरा द्वारा लंदन में इनकी हत्या की जाती है करजन वाइली की। खुदीराम बोस को 1908 में जो है मुजफ्फरपुर में जो करजन थे उन पे बम कांड के, ये और इनके दोस्त थे प्रफुल्ल चाकी, तो प्रफुल्ल चाकी बच जाते हैं और ये पकड़े जाते हैं। तो खुदीराम बोस को सबसे कम एज में, सबसे कम उम्र में जो कोई क्रांतिकारी फांसी की सजा पर चढ़ा था, तो वो था खुदीराम बोस। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने जो केसरी का प्रकाशन किया था, वो याद रखिएगा 1881 में। 1881 में पुणे से इन्होंने 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था, एक केसरी और एक मराठा। कहाँ से किया था? पुणे से किया था। और एक और पत्रिका कौन थी? मराठा। और याद रखिएगा मराठा जो थी वो अंग्रेजी में थी, मराठा पत्रिका अंग्रेजी में, और केसरी जो थी वो मराठी भाषा में थी। इसके अलावा इन्होंने 1893 और 95 में गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव का भी महोत्सव को भी आरंभ किया था। और एक है अब्दुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल, तो इसकी रचना इन्होंने कलकत्ता से की थी, कलकत्ता से, और उर्दू में, क्योंकि नाम से भी है निहित कि उर्दू में है, और ये हुआ था 1912 में। और इसके अलावा इनकी एक रचना और थी अल बिलाग, अल बिलाग याद रखिएगा, ये अबुल कलाम आजाद की ही रचना समाचार पत्र है अल बिलाग और अल हिलाल। तो अब हम क्रमों में कूट का प्रयोग करके देखें तो 3 2 1 4, 2 1 3 4, 1 3 4 2, 3 4 2 1। तो ये यहां पर आपको याद रखना है कि क्या होगा सही। तो सबसे पहले घटना कौन हुई? 1881 में। इसके बाद ये, यानी कि तीसरे से कौन शुरू हुआ है? तीसरे के बाद दूसरा सही है, उसके बाद पहला सही है, उसके बाद चौथा। तो सही जवाब जो होगा 3 2 1 4, यानी 1881 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो अंग्रेजी भाषा में, मराठी भाषा में केसरी पत्रिका प्रकाशित की गई, और उसी वर्ष 2 दिन बाद ही जो है मराठी पत्रिका का भी प्रकाशन हुआ अंग्रेजी भाषा में, वहीं से पुणे से। उसके बाद जो घटना हुई थी, खुदीराम बोस को मृत्युदंड दी गई थी। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले जो थे खुदीराम बोस, मुजफ्फरपुर में जो है कर्नल बम कांड हत्याकांड के लिए इन्हें फांसी दी गई थी, और इनके दोस्त जो थे प्रफुल्ल चाकी या सहयोगी वो फरार हो गए थे। करजन वाइली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने लंदन में किया था, और उसके बाद अब्दुल कलाम आजाद की जो समाचार पत्र है अल बिलाग 1912 में। तो ये आज की क्लास में हमने देखा जितने भी 2021 के महत्वपूर्ण जो हिस्ट्री से पूछे गए सवाल थे उन पे हमने क्या बोलते हैं डिटेल से चर्चा की। एक बात जो छूट गई थी मुझे याद आई, अब मैं बता दे रही हूँ। राजेंद्र लाहिड़ी को जो सजा दी गई थी वो याद रखिएगा गोंडा में दी गई थी, फांसी की सजा जो दी गई थी गोंडा में। और यहाँ पर याद रखिएगा चंद्रशेखर आजाद फरार होते हैं, तो फरार होने के बाद चंद्रशेखर आजाद क्या करते हैं, फिर जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 का था, फिर ये 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की यानी HSRA की स्थापना करते हैं। कहाँ पर? तो दिल्ली में जो फिरोज शाह कोटला मैदान है, तो चंद्रशेखर आजाद और इनके कुछ बचे हुए सहयोगी फिर से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। तो जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे उन ऑप्शन से संबंधित हमने अपनी कोशिश की कि हम एक एक पर चर्चा करें। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर से अपने एक नए सेशन के साथ। तो ऐसे ही आप लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़ते रहिए, और फिर से एक बार आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के दिन को आप सभी अपने दोस्तों, मित्रों और परिवार वालों के साथ, जो भी रिश्तेदार हैं उनके साथ खुशियों के साथ मनाइए। जितनी हो सके खुशियां बांटिए और ऊर्जावान रहिए। एक बात को और ध्यान रखिए, कोशिश करिए मिट्टी के दीपक ही जलाए। बाजार में बहुत सारे आर्टिफिशियल जो है आपको
लाइटें मिलेंगी, पर कोशिश करिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लाइटें यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऊर्जा का भी खर्च होगा, और ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। तो बेवजह की लाइटों का यूज ना करें। और इसके अलावा जो है पटाखों से बचें, ग्रीन पटाखे यूज करें, क्योंकि ऑलरेडी प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो कोशिश करिए कि अपने घर में फूलों से और दीपकों के साथ, मिठाइयों और परिवार और रिश्तेदारों के साथ खुशियों के साथ इस दिवाली को मनाइए, और ऐसे ही मुस्कुराते हुए आपकी हर दिवाली बीते और माँ लक्ष्मी आपके घर को धन्य धान से परिपूर्ण रखे। तो चलिए फिर मिलते हैं कल के सेशन में। धन्यवाद।